जनता जान्न चाहन्छ। स्पोन्सर्ड बाई युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। निस टायर एजुकेसन लाइन्सौर काठमाडौँ। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सिमेन्ट सगरमाथा योगेश। बाल्ट्रा, लिभ योर होम। सबैका लागि, सधैँका लागि। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै पाटाहरू छन्, रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। आज हामी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको, भारतमै बसेर नेपालमै आएर नेपालको हरेक परिवर्तनलाई साथ दिने दिग्गज भारतीय नेताहरूको साथमा हामी छौँ, बुद्धिजीवीहरूको साथमा छौँ। दुईजना व्यक्तित्व हाम्रो बेचमा हुनुहुन्छ, सुपरिचित व्यक्तित्व। जनता दल युनाइटेडका महासचिव, जो बिहारको मुख्यमंत्री हुनुहुन्छ, नीतीश कुमारको पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ केसी त्यागीजी, मैं आपको कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र भदौरिया, तो बड़ा मैं जनता जाना चाहता कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। ऋषि दामला जी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल भारत संबंध आज के दिन में कैसे है, आपका दृष्टिकोण क्या है? ऋषि जी, हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और आप पत्रकार हैं। जिस तरह की हमारी सदी हुई भूमिका भारत नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने में लगी रहती है पत्रकारिता के जरिए, उससे कम योगदान भी आपका नहीं। जब हम और सुरेंद्र भदौरिया जी, दूसरे हमारे और साथी यहाँ के आंदोलन के दौरान आते थे, तो राजशाही के खिलाफ भी जो सबसे मजबूत स्वर था वो ऋषि दामला जी का और उनकी पत्रकारिता का था। तो हम पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। भारत और नेपाल ये छोटे भाई बड़े भाई भी नहीं, हम कहते हैं जुड़वा भाई हैं। नेपाल के अंदर लोकतंत्र की बहाली के बाद एक ऐसा युवा वर्ग स्वावलंबी पैदा हुआ है जो नेपाल की जो सार्वभौमिकता है, जो उसकी ऑटोनॉमी है, उसको स्वतंत्र रखना चाहता है। और ये जो नया नेपाल है, दो नेपाल हो गए, पुराना नेपाल एक नया नेपाल, इसमें वो चाहते हैं कि लोकतंत्र बहाली खाली हमारा मकसद नहीं था, एक समृद्ध और स्वावलंबी नेपाल बनाना भी हमारा मकसद था। तो नेपाल के नौजवानों में तब्दीली के लिए, परिवर्तन के लिए एक बेचैनी भी है, छटपटाहट भी है, वो नया कुछ देखना चाहते हैं। लोकतंत्र बहाली बड़ा काम था, राजशाही की समाप्ति बड़ा काम था, लेकिन जो उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, उसका जो प्रोसेस है वो भी तेज होना चाहिए। राज संस्था अंत्य करने के लिए भारत और भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन सरकार का अहम भूमिका था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था उस समय, आपका भी अहम भूमिका था। नेपाल में लोकतंत्र है, लेकिन अभी भी राजशाही की बात कर रहा है। राज संस्था के साथ के भारत का अभी संबंध है, भारत के राष्ट्र संस्था फरकाना चाहता है? नहीं, आप बताइए। आज केसी त्यागी जी तो सीनियर लीडर है, आप एकदम गलत है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी दोनों सरकार में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। यद्यपि हम समाजवादी आंदोलन से हैं और नेपाल की जो आज़ादी है, नेपाल की जो स्वायत्ता है और राजशाही की जो समाप्ति है, उसके लिए एज ए सोशलिस्ट हमारे पुरखों का, चाहे वो जेपी रहे हों, लोहिया रहे हों, इवन चंद्रशेखर जी रहे हों, हम सब लोग ज़्यादा तत्पर थे बजाय और पॉलिटिकल सिस्टम के। कम्युनिस्ट भी इस आंदोलन में हमारे मित्र तब आए हैं जब माओवादी और एमाले की महत्वपूर्ण भूमिका उनको दिखी है। सबसे पहले तो जेपी, लोहिया, चंद्रशेखर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मधुलिमय जी, ये सब लोग इसमें लगे रहे थे। और भारत में भी अब कोई ऐसा
स्टैंड वाला कोई नेता नहीं है देश के अंदर जो नेपाल में राजशाही की वकालत करे। लेकिन भारतीय मीडिया तो राजशाही को गलत कर रहा है आज किसी तरह जी। इधर जो कुछ यहाँ पर राजशाही आपस लेने के लिए साथ दे रहा है भारत। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। हम नेपाल वासियों को भी, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, इवन हमारे जो साथी मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं नीतीश कुमार, वो कई साल पहले यहाँ जब आए थे, इंटरव्यू लिया उनको नेपाली नीतीश कुमार कांग्रेस को के कार्यक्रम में, तो हम सब लोग यहाँ पर राजशाही के बजाय लोकशाही के समर्थक हैं। और हम लोगों के रहते हुए इस सरकार में, जो वर्तमान सरकार है मोदी सरकार, उससे ऐसा कोई कदम नहीं होगा जिससे राजशाही को ताकत मिले। लेकिन राजशाही को लोग याद ना करें, ये लोकशाही वालों की भी जिम्मेदारी है। जो जनता का फ्रस्ट्रेशन है, जो नौजवानों की गुस्सा है, उसको भी शांत करने का काम वर्तमान हुकूमतों को, खासतौर से जो 3 पार्टियां बड़ी बड़ी, एमआलए, यूएमएल और ये अपना नेपाली कांग्रेस, इनके नेताओं को राजशाही से इतर होकर के, अलग होकर के एक वैकल्पिक प्रोग्राम के जरिए जनता के बीच में जाने के प्रयास करने चाहिए। भारत का भी कोई नेता चाहे, अगर यहाँ के नेताओं का आचरण ठीक रहा तो राजशाही कभी नहीं आए। सुरेंद्र भदौरिया जी, आपने समाजवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है भारत में, और नेपाल का प्रजातंत्रीय आंदोलन में आपका अहम भूमिका है। अभी आप नेपाल में हैं, नेपाल में आंदोलन शुरू हो रहा है राजशाही को आपस करने के लिए, संभावना क्या है? देखिए, मैं जो नेपाल के लोक जीवन के साथ जुड़ा रहा हूँ, ऋषि दामला जी आप तो शुरू से देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर जब बीपी कोइराला से मेरा पहला परिचय हुआ, लगभग 50 साल पहले मैं उनसे मिला था, और जब वो दिल्ली में भूमिगत रह के अपने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारा गणेश मांझी से भी परिचय हुआ, किशन प्रसाद भट्टराई से भी परिचय हुआ, और उस समय से लेके आज तक हम कभी यहाँ के लोकतंत्र के साथ समझौता करने के पक्षधर नहीं रहे हैं। बहुत कुर्बानियों को देकर ये लोकतंत्र स्थापित हुआ है साधारण। और अब दुनिया के अंदर बराबरी की भूख है। दुनिया के अंदर हमें सिखाया गया है कि जो हमारी लोकतांत्रिक चेतना है वो दुनिया के देशों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ लोकतांत्रिक चेतना के साथ जुड़नी चाहिए। अब पुराना जो सामंती ढांचा है वो नहीं वापस आना चाहिए। हमें तरक्की और विकास की ओर बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने तो पढ़ा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जिनको हम सब लोग खास तौर से जो दलित शोषित समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर, यहाँ के उस समय के, उस दौर के सामंती सिस्टम के बहुत खिलाफ थे। व्यवस्था के भी वो जो गैर बराबरी पैदा करती है, एक संवैधानिक प्रक्रिया बने जिससे बराबरी आए, वो चाहते थे। तो मैं यही कहूँगा कि इस देश के अंदर जो यहाँ पे गांव गरीब का व्यक्ति है, संविधान बन गया, लोकतंत्र बन गया, नई सरकार बन गई, पर जो गांव गरीब, किसान, नौजवान, इन लोगों की आवाज केवल वो एक नया एस्पिरेशनल नेपाल है। उनका एस्पिरेशन है कि हम दुनिया के अंदर देखते हैं चीन को, भारत को, अमेरिका को। तीव्र गति में विकास है, लेकिन नेपाल में विकास नहीं है। विकास चाहिए, जितना विकास होना था अभी विकास नहीं हुआ। देखिए, विकास हमारे यहाँ भी इतनी समस्या तो हुई है ना। देखिए, विकास, मैं ये भी कहूँगा विकास नहीं हुआ। मैं उस समय भी यहाँ आया हूँ जब राजशाही थी, और अब भी आया हूँ, कई बार, दर्जनों बार आया हूँ। मैं देखता हूँ कि रोज सुधार हो रहा है, पर जितनी गति होनी चाहिए उतना नहीं हो रहा। वो उसका स्वाभाविक। लोकतंत्र का विकल्प नहीं है। भारत लोकतंत्र में प्रतिबद्ध है नेपाल में। मैं तो एक अपना क्लियर कट बता दीजिए नेपाली जनता को। भारत का कोई सरकार का प्रतिनिधि, लेकिन आप तो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक लीडर है। मैं बोल रहा हूँ, मैं जनता की आवाज में से। भारतीय जनता का आवाज क्या है, दृष्टिकोण क्या है, भारत की राजनीतिक दल का विचार क्या है? हम ना अपने यहाँ कभी लोकतंत्र चाहेंगे खत्म हो। जब हम अपने यहाँ नहीं चाहेंगे तो हम दूसरे के यहाँ कैसे कह सकते हैं? हमारा यहाँ अगर लोकतंत्र रहेगा तो रहेगा लोकतंत्र नेपाल में भी। दो नजरिए नहीं हो सकते कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र रहे और पड़ोस के अंदर राजशाही आए, ये नहीं हो सकता। दोनों जगह लोकतंत्र रहना चाहिए और उसी से विकास और तरक्की और बराबरी हासिल होनी चाहिए। नेपाल में अभी बहुत शुरू हो रहा है कि गणतंत्र वर्सेस
राष्ट्र संस्था, भारत में ही बहुत शुरू हो रहा है। देखिए, एक चीज मैं बतला दूं ऋषि दामला जी कि ये जो यहाँ पर है, कुछ लोग जो परेशान हैं उनका एक आवाज उठ रहा है। उस आवाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर, और बाहर के लोग ज्यादा तो समझते नहीं है। हम लोगों की तरह 50 वर्षों का कोई अनुभव तो है नहीं। 2 दिन में जुमा उन्होंने देख लिया और बोलने लग जा रहे हैं। ये बड़े लंबे संघर्षों पे लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये बना है, तो इसलिए ये जाया नहीं जाएगा। इसमें बहुत लोगों का त्याग, तपस्या है। इसमें गणेश मान जी की है, कृष्ण जी की है, और मैंने कल भी बोला था सम्मेलन में जो यहाँ पे जो चंद्रशेखर जी की स्मृति में हुआ था, ये हमारे लिए चंद्रशेखर तो नेपाल भारत संबंध का सूत्रधार है। उन्होंने तो बहुत काम किया है डेमोक्रेसी के लिए, नेपाल को प्रगति उन्नति के लिए। थामेल में जो गणेश मान जी के घर में जो सम्मेलन हुआ, तो उसमें 2046 साल में जन आंदोलन के समय उस समय एक ही बात कही थी कि अपने मन से भय निकाल दो, तो फिर कोई आप बड़े से बड़े राजा को आप हरा सकते हो। हमने अपने देश के अंदर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन को कोई तोप और टैंक और मिसाइल लेके नहीं हराया, भय निकाल दिया गांधी जी ने जनता के मन से, तो हरा दिया। उसी बात को कहा यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने, और नेपाल में वो गांव-गांव में वो चीज फैल गई थी कैसेट, तो उससे राजशाही गई, लोकतंत्र स्थापित हुआ। केसी त्याग जी, आपका पार्टी तो भारतीय केंद्रीय सरकार में भी है, नरेंद्र मोदी से आपका बहुत घनिष्ठ संबंध भी है, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री है बिहार का। भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है नेपाल के लोकतंत्र के बारे में और सेकुलर राष्ट्र के बारे में? कि मैं बस क्यों शुरू हो रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता, लेकिन जो एनडीए की सरकार है दिल्ली में लेड बाई श्री नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पे लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है उसकी समर्थक है। कोई वक्तव्य केंद्र सरकार के किसी मंत्री का या किसी पदाधिकारी का नहीं है जिसने राजशाही की वापसी की मांग की हो, डिमांड की हो। लिहाजा जो वर्तमान स्वरूप जो एनडीए का है वो यहाँ पे किसी प्रकार की राजशाही, एनडीए के दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं है लोकतंत्र के बारे में। दृष्टिकोण आज के दिन में लोकतंत्र और लोकतंत्र का विकल्प नहीं है। राजशाही आपस नहीं आएगा नेपाल में, भारत साथ नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देगा। नरेंद्र मोदी पार्टी का तो बताएंगे, भारतीय प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार नहीं देगी, एनडीए की सरकार नहीं देगा। एनडीए की सरकार का मुख्य हिस्सा तो आप है ना। नहीं त्यागी, इनको एक चीज बताइए। कैसी त्यागी जी, आप तो शक्तिशाली नेता है भारत को। बताया कि हम हैं एनडीए में, और एनडीए की सरकार राजशाही के विरुद्ध में है, लोकशाही के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है। ये विवाद अब यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए, त्यागी जी ने आपको बताया और मैं आपको एक सबूत पेश करता हूँ। अगर ऐसा पक्षधर होते तो जो कल वक्तव्य भेजा है उन्होंने, संदेश कोश्यारी जी ने साफ साफ बोला है, उसमें भगत सिंह कोश्यारी एक बहुत बड़े जिम्मेदार और बहुत ही सम्मानित नेता है उस पार्टी के। उन्होंने कहा है चंद्रशेखर जी की एक अहम भूमिका रही है यहाँ के लोकतंत्र में, और उन्होंने ये भी माना है गणेश मान जी की फाउंडेशन जो आयोजित कर रही है उसको शुभकामनाएं संदेश भेजी हैं, उन्होंने उसकी तारीफ की। अगर ऐसा होता तो वो बिल्कुल ये नहीं करते। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ सीनियर व्यक्ति अगर शुभकामनाएं दे रहे हैं लोकतंत्र के लिए तो उसका भी कोई अर्थ होता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं। आप तो यूपी से भी प्रतिनिधित्व करेंगे ना, आपको तो यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मुझे मालूम है सुरेंद्र जी। यूपी का मुख्यमंत्री नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बातचीत कर रहा है, पूर्वाज गणेश शाह से भी मुलाकात किया है देखिए योगी आदित्यनाथ ले। क्यों? मैं एक चीज कह दूं, आप दो चीजों को अलग करिए। उन्होंने क्या कहा हमने तो देखा नहीं, ना हमने पढ़ा है, ना हम जानते। पूर्वाज गणेश शाह से उनका मुलाकात हुआ। जब तक कोई चीज खुद ना पढ़ लूं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीच में जब राजा ज्ञानेंद्र गए थे तो हरिद्वार भी गए थे और वो गोरखपुर भी गए थे, और ऐसी धारणा है कि जिसके योगी आदित्यनाथ प्रतिनिधि हैं नाथ संप्रदाय, उसका कुछ हिस्से पे यहाँ पर भी लोगों में मान्यता है, लिहाजा उसके नाते वो मिले।
कोई पॉलिटिकल एजेंडा एजेंडा में बातचीत नहीं हुआ, एजेंडा नहीं तय हुआ। और राष्ट्र संस्था आपस लेने के लिए बातचीत नहीं हुआ योगी आदित्यनाथ से। हमारे एनडीए का कोई भी मुख्यमंत्री बगैर केंद्रीय सरकार के, केंद्रीय नेतृत्व के बगैर इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली कोई फैसला नहीं ले सकता। एनडीए का बॉटम लाइन है नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ही रहना चाहिए, उसका और मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए। जैसे हम दोनों लोकतंत्र था भारत में, गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई हुई, लेकिन आपातकाल में जब लोकतंत्र पे खतरा आया हम दोनों जेल में थे। लिहाजा लोकतंत्र नहीं रहना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि आने वाली भी कोई पार्टी, कोई नेता लोकतंत्र की तरफ बुरी नजर से ना देख सके। लेकिन नेपाल भारत संबंध के बारे में जितना हम बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहा है, आपको तो मालूम है कि सीता बहुत लीडर से हमने बातचीत किया है, इंटरेक्शन किया है। मेरा प्रश्न कहाँ नहीं रहा है कि आपको मैं बताना चाहूँ, प्रश्न मेरा, आपने पता है कि एनडीए गवर्नमेंट नेपाल में जो सिस्टम है उसमें प्रतिबद्ध है, लोकतंत्र में प्रतिबद्ध है। और संविधान के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की जब प्रक्रिया चल रही थी तब भी हम लोगों का आना जाना था, बड़ी मुसीबत से, बड़ी दिक्कतों से, बड़ी परेशानियों के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया था। ये पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन है, ये राजशाही का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जनता का संविधान है। जनता का संविधान, इस संविधान के पक्ष में भारत है। भारत है, इसके भारत के नेताओं की महती भूमिका रही है। इवन भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता इस लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन में यहाँ भी आए थे। मेरे साथ भगत सिंह कोश्यारी जी कई बार आए थे, चंद्रशेखर जी के साथ आए थे। जब यहाँ पर गणेश मान जी के घर पर कार्यक्रम हुआ तो तमाम भारतीय जनता पार्टी से लेके, कांग्रेस पार्टी से लेके, कम्युनिस्ट पार्टी तक के सभी लीडर्स आए थे। अभी नेपाल सेकुलर राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। अभी इस बारे में बहुत शुरू हो रहा है नेपाली जनमानस में। भारत भी अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है तो भारत क्यों बनाना चाहेगा? भारतीय सोशलिस्ट नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत का चाहना नहीं है। ऋषि जी, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, जिसको नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और स्टालिन तक मानते हैं, वो है कि भारत एक ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर रिपब्लिक है। जब हम अपने भारत को, जहाँ 80% हिंदू रहते हैं, उसको हम सेकुलर मानते हैं, तो हम यहाँ क्यों हिंदू राज्य की कल्पना के लिए? नेपाल तो सेकुलर राष्ट्र है ना आज के दिन में। आज के दिन में है, और हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि इसके संवैधानिक ढांचे में कोई परिवर्तन। निसंदेह, क्योंकि ये तो आपको खुद, आपको क्या, किस प्रकार की राह चलनी है, क्या करना है, संविधान आपने बनाया। संविधान में हम लोग अपनी राह दे, आपने पूरी दुनिया में जाके भ्रमण किया। आप अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका गए, आपने पूरी दुनिया के अनुभवों को, तजुर्बों को मिलाकर ये संविधान बनाया। तो इसलिए जब ये संविधान बनाया दुनिया, और मैं मानता हूँ नेपाल का जो संविधान है बहुत ही डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, समावेशी संविधान है। हाँ, बहुत सारे देशों से बहुत ज्यादा आगे है। विश्व का उत्कृष्ट संविधान नेपाल में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कई बार कहूंगा इसको, बिल्कुल 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 है। सुरेंद्र जी, नेपाल तो सेकुलर राष्ट्र है, अभी सेकुलर राष्ट्र ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत का चाहना नहीं है। ये तो देखिए हम तय करने वाले नहीं है, ये तो हम तय करने वाले को, नेपाली जनता चाहेगा तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। नेपाल जनता चाहेगा तो ये नेपाल की जनता का मन है। हमसे कोई पूछेगा तो हम चाहेंगे कि ये समावेशी जो आपने संविधान बनाया है उसको आप और मजबूत। नेपाल में विकास जितना होना था केसी त्यागी जी, अभी नहीं हुआ है। क्यों? भारत क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है डेवलपमेंट के एजेंडा में? आपका तो गवर्नमेंट में पहुंच है, प्रभाव है, नरेंद्र मोदी से बहुत कनेक्शन है, रिलेशन है। नहीं, भारत सरकार तो हर मौके पे, हर अवसर पर अपना मित्र, भाई और साथी मान करके नेपाल की जनता और नेपाल के उत्थान और विकास के साथ लगातार रही है। जो विकास की योजनाएं हैं वो तो यहाँ की जो स्थानीय सरकारें हैं उनको करना है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। यहाँ का जो तरुण है, नौजवान है, जो इसी मुल्क में रह करके इसको उन्नत राज देखना चाहता है, उसका बड़ा हिस्सा भारत समेत कई देशों में जाता है रोजगार की तलाश में। और भारत के भी बहुत सारे नौजवान खाड़ी देशों में जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो ये तो भारतीय उपमहाद्वीप की या दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों की ये है। बांग्लादेश का जाता है, श्रीलंका का जाता है,
तो उस दिशा में रोजगार यहाँ उपलब्ध हो ताकि यहाँ की तरुणाई को बाहर ना जाना पड़े। उसके लिए नेपाल की सरकार जो भी कदम उठाएगी, भारत की सरकार उसका साथ देगी। सुरेंद्र जी, अभी नेपाल के विकास और समृद्धि के लिए भारत का कितना समर्थन है? देखिए, एनडीए गवर्नमेंट का तो मैं कोई प्रतिनिधि हूँ नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, जो मैंने देखा है नेपाल में, यहाँ शिक्षण संस्थाओं की ज़रूरत है, यहाँ अस्पतालों की ज़रूरत है, यहाँ पर उद्योगों की ज़रूरत है। और देखिए, आपको उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए एक माहौल क्रिएट कीजिए। यहाँ पर भारतीय लगानीकर्ता नेपाल में आना चाहिए। भारत और ठुलठुला उद्योगपति से आपका कनेक्शन है, उनको बोलिए। भारत के अंदर से भी लीजिए, और जहाँ जहाँ से आपको तमाम दुनिया में हम एक ग्लोबल विलेज बन गए हैं, तो ऐसा सभी लोग, हमारे भारत की एक ही चिंता है। भारत का चिंता क्या है? भारत की एक चिंता है कि हमारी सुरक्षा का, जो हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते रहिए, और विकास की राह आप अपनी खूब रफ्तार तेज कीजिए। उसके साथ हम अपना समझौता नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर जनता की ओर से भी ये कहना चाहता हूँ, भारत की सुरक्षा और भारत के लोकतंत्र पर किसी भी दिशा से कोई आंच आएगी तो हमें भी दुख होगा, और हम उसका खेद भी नहीं व्यक्त करेंगे, उसके खिलाफ भी हम संघर्ष करेंगे। भारतीय गवर्नमेंट का क्या है नेपाल के बारे में? चासो क्या है, चिंता क्या है, जिज्ञासा क्या है भारतीय सरकार का, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? मैं पहले आपसे कह चुका हूँ। ठीक है, मुद्दा क्या है? अभी आपका असहमति है कि नहीं नेपाल के बारे में? मैं उसको रिअफर्म करना चाहता हूँ कि जो सुदीन भदौरिया जी अभी कह रहे थे, ये चिंताएं हमारी भी रहती हैं कि जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा के मामले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, वो भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आपका चासो है। हाँ, उसमें नेपाल के और हमारे दृष्टिकोण एक जैसे रहने चाहिए। एक दूसरा, हम फिर आपसे कहना चाहते हैं, भारत की वर्तमान सरकार और इससे पहली वाली सरकारें भी कभी राजशाही की समर्थक नहीं रही हैं। इसलिए पुनः इस चैप्टर को यहीं बंद कर दीजिए। जो यहाँ की नेपाल की जनता, जिन्होंने बताया, जैसा नेपाल में राष्ट्र संस्था आपस नहीं आएगा, नहीं आएगा। असंभव है। राष्ट्र संस्था फरकाने के लिए आपका चाहना भी नहीं है। अच्छा लगा कि ऋषि धमाल जैसे पत्रकार जो हैं, यहाँ की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके लिए इतने चिंतित हैं कि 1 दर्जन बार इन्होंने हमारे मुंह से भी कहलवाया कि राजशाही नहीं आएगी, लोकतंत्र रहेगा। धन्यवाद। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल भ्रमण क्यों नहीं हुआ? देखिए, नेपाल भ्रमण की अब तो इस बारे में बात करिए ना। जो डिप्लोमेटिक कैसे तय कीजिए? नेपाल की सरकार का निमंत्रण अगर कोई मोदी जी को जाएगा, वो निश्चित तौर पर आएंगे। वो पहले लुम्बिनी भी जा चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं, और अभी जो आपकी विदेश मंत्री हैं वो जयशंकर जी से मिलकर 3 दिन पहले ही आई हैं। इसलिए हमारे में कोई संवादहीनता नहीं है। संवादहीनता नहीं है, लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का निमंत्रण क्यों नहीं दिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? आप अपने प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछें कि उन्होंने अपने भाई और भारत के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं आमंत्रित किया। आप तो चाहते हैं, नेपाल भारत संबंध के बारे में आपका बहुत चिंता है, चासो है, आगे बढ़ना चाहिए। आपने तो बहुत काम भी किया है नई दिल्ली में बैठकर। आप तो गवाह हैं, है ना? आपने तो बहुत काम किया है। आप तो इतना दिल्ली आते जाते रहे हैं आंदोलन के दौरान। मोदी जी का निमंत्रण आएगा कि नहीं ओली जी को भारत भ्रमण के लिए? मैं और सुदीन भदौरिया तय नहीं कर सकते। आपका पार्टी तक तय कर सकते हैं ना? सुझाव दे सकते हैं। तो आप सुझाव दे सकते हैं ना? हम चाहते हैं ओली जी दिल्ली जाएं, हम चाहते हैं मोदी जी यहाँ आए, और नेपाल और नेपाली को विकास और प्रगति उन्नति। नेपाल का हरेक आंदोलन में भारत ने साथ दिया। 2007 साल से 62-63 साल के जन आंदोलन तक आपका सहयोग समर्थन रहा, लेकिन इंटरफेयर भारत नेपाल में क्यों करता है? ये आपको एक तरह की गलतफहमी है। हम स्पष्ट बता दीजिए नेपाली जनता को, भारत ने नेपाल को राजनीति में, व्यवस्था में इंटरफेयर किया कि नहीं? ये देखिए, उसी तरह से है कि बोलना कि जैसे राजा पहले बोलते थे, तो हम लोकतंत्र के पक्ष में बोलने आते थे, तब ये बोलते थे इंटरफेयर कर रहे हैं। हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम सुझाव देते हैं आप लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। तो अभी तक इंटरफेयर नहीं किया है भारत ने। इंटरफेरेंस नहीं है, ये एक
राजनीतिक व्यवस्था में तो हस्तक्षेप किया है ना, गणतंत्र लाने के लिए तो आपने साथ दिया है। नहीं, अब हम यहाँ पर लुम्बिनी में आएंगे तो हम महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए जन्मभूमि को आएंगे कि नहीं आएंगे? हम यहाँ पर आएंगे तो ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये रिश्तों को मजबूत करने के लिए पशुपतिनाथ है, इस मजबूत करने के लिए एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, मजबूत करने के लिए लुम्बिनी है, ये हमारे चितवन जो है वो मजबूत करने के लिए है। टाइगर को बचाना है तो मजबूत करने के लिए बचाना है, ये गलत। ये धार्मिक पर्यटक तो नेपाल और भारत के बीच में तो बहुत आओ-जात होता है ना, है ना? बिल्कुल है। हमारा और आपका एनवायरमेंट एक है। टूरिज्म क्षेत्र को विकास के लिए आपका तो सपोर्ट रहेगा। भारतीय पर्यटक नेपाल आना चाहिए, लाखों करोड़ों। एक चीज बतलाऊं कि हिमालय बचाओ का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया। हिमालय बचाओ का नारा इसलिए दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि हिमालय पे कुछ भी आंच आएगी तो पूरा का पूरा अरब सागर तक पूरे जमीन तहस नहस होगा। इसीलिए हमारा आपका पर्यावरण हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं पर्यावरण हो, लोकतंत्र हो और यहाँ के और आपके जनता के बीच की मैत्री हो और सांस्कृतिक एकता हो। ये हमारे हमेशा हजारों वर्ष के, कई 5-6 हजार वर्ष के, ये आपका ये पशुपतिनाथ है, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बार दर्शन किया है पशुपतिनाथ को, मुक्तिनाथ को, किसी तरह किसी। आज के दिन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक एजेंडा के लिए बहुत चिंतित है, नेपाल के और भारत के और इंटरनेशनली भी। महाकुंभ मेला में भी करीब 60 लाख नेपालीले दर्शन किया है। नेपाल भारत संबंध, धार्मिक संबंध बहुत प्रगाढ़ है और भारतीय पर्यटक जितना आना था क्यों नहीं आ रहे नेपाल? इसके कारण क्या है? भारतीय पर्यटक पहले से ज़्यादा आता रहा और मैं इस बीच में देखा, चूँकि मेरा 30-35 साल से आना जाना है, जो हमारे यहाँ कावड़ियाँ थे वो पहले काठमांडू नहीं आते थे। इधर काठमांडू आने वालों की संख्या कावड़ियों की बड़ी है, जो आकर के धाम में आकर के अपना जल प्रवाह करते हैं, गंगा जल का। देखिए, एक तो जो यहाँ के सांस्कृतिक रिश्ते हैं, भाईचारे के रिश्ते हैं, वो कोई भी सरकार अगर कम करना चाहेगी तो भी नहीं कर सकती। ये दोनों मुल्कों की जनता के भी मैत्रीपूर्ण संबंध है। इतना टूरिस्ट यहाँ आता रहा है। अच्छा, अब ये बाजार खुल गया दुनिया का। आपके बारे में राजशाही और यहाँ का राजावादी का क्या आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और आपका पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बारे में गणतंत्र लेने के लिए भारत ने काम किया है नेपाल में? भारत का महत्वपूर्ण अहम भूमिका था। 12 बुद्धे समझौता भारत में हुआ। आपने आज भी प्रचंड को मुलाकात किया है, प्रचंड ने क्या बोला? प्रचंड भी बताइए। देखिए, प्रचंड भी, एमाले भी और नेपाली कांग्रेस भी, तीनों पार्टियां उग्रता के साथ इस राय की हैं कि राजशाही वापिस ना हो और आने वाले भविष्य में आप इन दलों की सक्रियता भी देखेंगे, इनका कार्यक्रम भी देखेंगे। जो नौजवानों में, बुद्धिजीवियों में निराशा है उसको तोड़ने का प्रयास भी होगा। ये प्रचंड जी भी स्वीकार करते हैं कि कुछ निराशा जनता में है। ये दूसरी पार्टियों के नेता ने भी स्वीकार किया है, लेकिन राजा और थ्रोन के प्रति कोई मोहब्बत पैदा होगी है नए तरीके से, ऐसा ना वो मानते हैं। जनता को डिलीवरी देना चाहिए, विकास होना चाहिए नेपाल में, युवा और सब खुशी होना चाहिए, नेपाल में प्रगति उन्नति होना चाहिए। गणतंत्र लाने के लिए आपका भूमिका था ना? हाँ था, विकास के लिए भी रहेगा, विकास के लिए भी रहेगा। गणतंत्र तो ले आया लेकिन विकास नहीं हुआ। इसीलिए अभी ये जा रहे हैं सांस्कृतिक एकता के लिए, अभी तिरुपति जा रहे हैं, पशुपतिनाथ। आप जाइए पशुपतिनाथ, और आपने आज सबको मुलाकात किया, शेरभाई देवा को भी मुलाकात किया, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को क्यों मुलाकात नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? वो आप बिजी हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से आपने बातचीत किया, रामचंद्र पौड़े से, सबसे मिले हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी को लीडर से आपने मुलाकात किया। उनके लोग आए थे, हमारी पार्टी के, हमारा जो प्रोग्राम हुआ कल, उसमें आए थे उनके प्रधानमंत्री जो हैं, प्रदीप जी आए थे उनके। आप भी अगर चाहो नरेंद्र मोदी जी से 1 घंटे के नोटिस पे मुलाकात हो, संभव नहीं है। और जी व्यस्त हैं, अपनी पार्टी के नेता के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम अगली बार आएंगे उनसे अवश्य मिलेंगे। प्रोजेक्ट नेपाल के बारे में मालूम ही नहीं, DRI के बारे में आपका क्या कहना है? अब ये अगली दोनों को अगली मैं प्रश्न पूछता हूँ। अगली मुलाकात DRI के बारे में बात नहीं करेंगे आज, यहीं पे खत्म करते हैं
और हमको लेट हो जाएंगे वहाँ के लिए। भारत नेपाल मैत्री जिंदाबाद, नेपाल की जनता जिंदाबाद, नेपाल की लोकशाही जिंदाबाद और धमाल की क्रियाशीलता जिंदाबाद। ऋषि रामला को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।